हेलो माय फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी अच्छे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी की। ऑलरेडी हमने इसके 2 लेसन्स पढ़े हैं, हालांकि स्पीड थोड़ी स्लो है। हमने 2 लेसन्स पढ़ लिए हैं, आज हमारा लेसन तीसरा है और सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है। अब तक जो 2 लेक्चर्स हमने देखे उसमें आज हम बात करने जा रहे हैं टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में। ऑलरेडी आपने बचपन से क्या, छोटी क्लासेस में आपने इकोनॉमिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी बहुत अच्छे से सुना है। बट यहाँ पर एक और नई एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, दैट इज़ क्वाटरनरी एक्टिविटी। अब ये क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ होती क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट इट, बट बिफोर हमें समझना ज़रूरी है टर्शरी एक्टिविटी क्या है। टर्शरी पहले पढ़ लेते हैं, हालांकि बहुत सिमिलर सा है। हमें क्लास 9th 10th में तो दोनों को साथ में ही पढ़ाया जाता था, बट जैसे हम बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो एक नई 4th कैटेगरी ज़रूर हमारे सामने आ जाती है। जैसे आपको ध्यान होगा तो हमने प्राइमरी पढ़ा, फिर सेकेंडरी पढ़ा, फिर टर्शरी पढ़ा, जिसको आप सर्विस सेक्टर भी कहते हो। फिर आ जाता है हमारा 4th मतलब क्वाटरनरी एक्टिविटी। क्या है ये, उसके पहले टर्शरी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टर्शरी एक्टिविटी एक तरीके से सर्विस सेक्टर में कंसिडर किया जाता है। 4 टाइप होते हैं आपके टर्शरी एक्टिविटी के, जिसके अंदर ट्रेड आ जाता है पहले नंबर पे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिफाइन किया है कि इफ़ यू विल टॉक अबाउट द टर्शरी एक्टिविटीज तो वी कैन डिफरेंशिएट अमंग दैम लाइक इन दीज कैटेगरीज। यू कैन डिफरेंशिएट इन ट्रेड एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज एंड सर्विस सेक्टर। गॉट इट। इसके अंदर जैसे सबसे पहले हम 1 बाय 1 अगर बात करें, वैसे तुम जानते होंगे बिजनेस करना, एक्सचेंज करना गुड्स को, ट्रांसपोर्टेशन करना, कम्युनिकेशन देना या किसी भी तरीके से कोई सर्विस देना। कोई भी, जैसे इमेजिन करें आपने कोई प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद में उसको एक्सपोर्ट कर दिया, बट बेच रहे हैं यहाँ पर हैं आप सर्विस सेक्टर में। जैसे सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स, यहाँ कॉमर्स का मतलब, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे वो बेसिकली ये ज़रूर से समझते होंगे कि कॉमर्स एक सब्जेक्ट है। कॉमर्स सब्जेक्ट तो है ही, उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिक जो वर्ड है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स से आया है, मतलब कोई भी बिजनेस जो करते हैं उससे रिलेटेड है। तो देखो ट्रेड एंड कॉमर्स ये बहुत ही असेंशियल थिंग्स हैं खरीदने और बेचने के लिए। किसी भी प्रोडक्ट को जब आप खरीदते बेचते हैं, कलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं। अगर मैं इन एक्टिविटीज़ को कहाँ कहाँ किया जाता है, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ कहाँ होता है, अगर इस चीज़ को हम डिसाइड करते हैं या डिफरेंशिएट करना चाहें, अगर आप आप पता करना चाहें कि कहाँ कहाँ पर ये होता होगा, सो वी हैव 4 डिफरेंट प्लेसेस। फर्स्ट, रूरल मार्केट्स में, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो भी मार्केट होता है, जो आपके आसपास के गाँव को एक बीच में पॉइंट ऐसा बन जाता है जहाँ पे बोलते हैं ना अपन बड़ा बाजार है। गांव के अंदर छोटी मोटी दुकानें होती हैं, बट अगर कोई आपको सारे एसेंशियल गुड्स चाहिए होते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपको खरीदने हैं तो वो कहाँ से मिलेंगे आपको, वो एक सेंटर पॉइंट में मिलेंगे मार्केट्स में, मतलब रूरल एरियाज में। कई गाँवों को मिलाकर एक बड़ा बाजार होता है, तो उसको कहा जाता है रूरल मार्केट सेंटर्स। दूसरे ऐसे ही अर्बन एरियाज में भी होता है, जहाँ पर मार्केट प्लेस अलग होता है, रेजिडेंशियल प्लेसेस अलग होते हैं, छोटी मोटी शॉप्स अगर आपको मिल जाती है, ठीक है। ऐसे ही रिटेल ट्रेडिंग, अब ये आ जाते हैं 2 डिफरेंट पार्ट्स, एक है रिटेल ट्रेडिंग और एक है होलसेल ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडिंग में जो होलसेलर्स होते हैं उनसे बल्क में गुड्स लिए जाते हैं और उसको फिर बेचा जाता है, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास होलसेलर है, होलसेलर से जितने भी रिटेलर शॉप वाले होते हैं उनसे वो सामान बल्क में खरीदा जाता है और फिर बेचा जाता है। होलसेलर और भी बड़े पैमाने पर उन सभी चीज़ों को एक साथ खरीदता है और फिर रिटेलर्स को बेचता है, ठीक है। जैसे आपको अगर एक साथ कई सारी क्वांटिटी में लेना है तो आप होलसेलर से लेंगे, बट अगर आपको 1 या 2 या जो भी आपकी नीड्स हैं किसी भी यूनिट के अंदर बात करते हैं तो फिर आप रिटेल से लेते हैं। बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे अगर आप बेचने के लिए ले रहे हैं तो आप लेंगे होलसेलर से, और अगर आप कस्टमर को कंजप्शन के लिए दे रहे हैं तो आप लेंगे रिटेलर से, ठीक है। सो ये मार्केट का डिवीजन होता है, पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में और फिर अर्बन एरियाज में। फिर ट्रेडिंग कैसे होती है, रिटेल लेवल पे और होलसेल लेवल पे। यहां तक मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है कि इजीली आप एक्सचेंज कर सकते हैं चीज़ों को, आपको आसानी से अवेलेबल हो सकती है, डोर टू डोर पहुंच जाओगे, ट्रक्स, हैंडीक्राफ्ट्स या जो भी आपको अवेलेबिलिटी होगी आपके नियर बाय, सो यू कैन फाइंड ऑल सच इन रिटेल, और रिटेल काउंटर जो भी होंगे, और होलसेल में आपको डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर होगा उससे आप लेंगे एंड फिर सेल आउट करेंगे।
बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। दूसरी एक्टिविटी पर आ जाते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा अभी, देयर आर 4 एक्टिविटीज। तो दूसरी एक्टिविटी पर अगर आप आए तो देखते हैं आप ट्रांसपोर्टेशन। रिटेल काउंटर पे या होलसेल काउंटर पे तब आएगी चीजें जब आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी सबसे वन ऑफ द एसेंशियल थिंग्स जो चीजें आपको मुहैया कराती हैं। एक जगह पर मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है, आप आपसे प्रीवियस 2 जो लेक्चर्स हमने देखे उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने जहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाई है वहां से गुड्स को सही टाइम पर सही लोगों तक पहुंचाना, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये जो फैसिलिटी है बहुत ही एसेंशियल है। अगर सोचिए क्लास 10th में अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा था लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उसमें भी रोड्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लाइफलाइन माना गया है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट ना हो, अगर आप तक चीज़ें समय पर ना पहुंचे तो शायद उसका होना ना होना बेकार है। सो इसीलिए ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी को एसेंशियल माना गया है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रांसपोर्ट टर्शरी एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल है, क्योंकि यहाँ पे चाहे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई मटेरियल हो, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाने के लिए इसका आपको यूज़ करना ही होता है। अगर अब ये अलग बात है कि आप किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो चीज़ों को, बाय रोड कर रहे हो, बाय वाटरवेज कर रहे हो या फिर एयरवेज कर रहे हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कितने डिस्टेंस पर, कितने टाइम के लिए, कितनी नीडेड है। कोई ऐसी चीज़ अब बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी तो फिर आप उसको एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेजेंगे। अगर टाइम लग सकता है, इतना अर्जेंट नहीं है, तो फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेजेंगे। कॉस्टिंग बढ़ जाती है बट हाँ चीज़ें मुहैया हो जाती है। तो यहाँ पर इवन लोग भी तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप भी तो एक जगह से बैठ के दूसरी जगह पे जाते हो। क्यों हम बात करें केवल किसी गुड्स की? तो इसमें हमने उन चीज़ों को भी देखा, ट्रांसपोर्टेशन में हमने उन चीज़ों को भी देखा जिसमें आप खुद भी ट्रैवल करते हो, आप एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचते हो। सेम ये वैसा ही है, अर्जेंटली पहुंचना है तो आप क्या करेंगे? एयरप्लेन का टिकट लेंगे। अगर आपको आराम से कोई जल्दी नहीं है तो या तो ट्रेन के थ्रू जाएंगे या फिर आप रोडवेज के थ्रू जाएंगे, मतलब रोड को यूज़ करते हुए जाएंगे। और पानी जहाँ पर होगा तो वहाँ पे हो सकता है आपका वाटरवेज भी चले, ठीक है। बाकी इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है ना, तो हमने क्लास 10th वाला हमारा एक और जो आपको पता होगा कंपटीशन नीव के नाम से एक लेक्चर है, चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर हमने क्या कर रखा है, उस पर हमने बेसिकली इस पूरे चैप्टर को क्लास 10 सोशल साइंस, उसमें आप अगर आप ज्योग्राफी का चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उसके अंदर आप डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। हालांकि आपके सीयूटी एग्जामिनेशन इतना डिटेल में नहीं आएगा, जैसे रोडवेज़ के टाइप क्या हैं, कितने टाइप के रोड्स होते हैं, रेलवेज़ के अंदर भी हमने डिफ्रेंशिएट किया है कि 16 कैडर्स में उसको डिवाइड किया गया है। फिर हमने वाटरवेज़ के अंदर भी डिटेल में पढ़ा है कि वाटरवेज़ कितने टाइप के होते हैं, कितने जोन्स बनाए गए हैं। सेम ऐसे ही एयरवेज़ के अंदर भी हमने डिटेल में पढ़ा है, बट इतना डिटेल में आपसे पूछेंगे नहीं। बट अगर आप पढ़ना चाहें तो हमारे पास में वो चीज़ भी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक से फंडामेंटल्स होते हैं, लाइक आपका वेदर, क्लाइमेट, या किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे आप एग्जिस्ट करते हो, क्या आपका आसपास का सिनेरियो है, क्या अप्रोचेबल प्लेसेस हैं जहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हो कोई चीज़ को, ठीक है। अगर आप सोचो जम्मू कश्मीर के अंदर, तो अगर कोई ऐसा हिली एरिया है तो आपको फिर कोई दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे भारतीय सैनिकों के साथ होता है कि कहीं पर अटैक हो गया अचानक से और हमें पता चला कि बहुत ही एक ऐसे प्लेस पर है जहाँ पे ट्रूप्स को नहीं पहुँचाया जा सकता रोडवेज के थ्रू, फिर वहाँ पे सहारा लिया जाता है एयरवेज का। तो कोई भी चीज़ है जो ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करती है तो उसमें सबसे पहले ये आता है कि आप किस रूट को चूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो रूट कौन सी जगह पर है, साथ ही साथ डिमांड। अगर हम यहाँ गुड्स की बात करें केवल, तो अगर आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, कोई भी चीज़ आपको लोगों तक पहुंचाना है, तो कौन सा तो आपका रूट होगा और किस चीज़ की डिमांड होगी। मैंने फिर कहा आपको, एक बार याद करें, जब मैन्युफैक्चरिंग वाला चैप्टर में पढ़ा रहा था सेकंड वाला, तब मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर आपको कोई आइसक्रीम फैक्ट्री खोलनी है तो आप फॉर श्योर ऐसा प्लेस देखोगे जहां पर आपको कूलिंग ज़्यादा नहीं करवानी पड़े। जैसलमेर के अंदर हम नहीं खोल सकते, रेगिस्तान है आपको पता है, तो वहाँ से फिर आप फाइनल जो डेस्टिनेशन है किसी भी आइसक्रीम की, उसको अगर वहाँ तक पहुँचाना है तो सोचिए कितना लंबा रूट तय करना पड़ेगा और उसमें कितनी ज़्यादा हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ज्योग्राफी के साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स में भी ध्यान रखना पड़ेगा
कि अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो कॉस्टिंग को कम करना पड़ेगा। अब ऐसे में सोचिए आपने फैक्ट्री वहां पर लगाई है जहां पे आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, सो यहां पर डिमांड वहां पर होगी, ऑफ कोर्स होगी, लेकिन उसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा होगी, और जब कॉस्टिंग बढ़ जाती है तो डिमांड अपने आप कम हो जाती है। मतलब किसी भी चीज की प्राइस बढ़ा दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिमांड होगी वो कहीं ना कहीं कम आ जाएगी। तो ऐसे में कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट कर रहे हैं? तो मेजर फैक्टर्स में आ गया एक तो डिमांड, कितनी डिमांड है, और दूसरा है रूट। अब देखो, सोचिए कहीं पर जैसे यहां पर लिखा हुआ भी है, देखो पॉपुलेशन हो गया, क्या लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। आप ज़ारा के कपड़े आप खरीदना चाह रहे हैं, या आप अपने ज़ारा का शोरूम खोल दिया, या किसी भी XYZ कंपनी का शोरूम आपने खोला, और ऐसे में वहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो थोड़ा सा कम है, उनकी जो बेसिक लाइवलीहुड्स वो गेन कर रहे हैं वो उस स्टैंडर्ड का नहीं कर रहे हैं, उनको बेसिक अपने लाइवलीहुड गेन करने में भी प्रॉब्लम है, तो फिर वो शोरूम आपका बेकार है। तो आपकी डिमांड वहाँ पर है कि नहीं, उस लेवल का आपका जेंट्री है कि नहीं, जो भी कस्टमर आपके होंगे उनका बेसिक नीड क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ही हम हमारा जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको करते हैं। साथ ही साथ रूट आपका किस तरह का देखना है, आप कहाँ रह रहे हैं, सिटीज़ में, टाउन्स में, विलेजेस में, इंडस्ट्रियल सेंटर्स में, कहाँ पर आप रह रहे हैं, कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, आपका ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया क्या है, वहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट है, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है और ये अफेक्ट करते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन को। नेक्स्ट नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क अब देखो ये ट्रांसपोर्टेशन में ही इंक्लूड होगा, ये हमारा थर्ड टाइप होगा, ठीक है। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे आपको जालंधर के अंदर, मतलब पंजाब के अंदर आपको कोई चीज़ चाहिए और आप भेजना चाह रहे हैं गुजरात से, तो आप ये पता करोगे कि भाई कौन सी बस जा रही है, कौन सी ट्रेन पहुंचती है। तो जो एक वेल नोन रूट होता है कि भाई बस देखो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, आज शाम को अगर आप 6 बजे पार्सल देते हैं तो सुबह आपको 12 बजे पार्सल नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो ये जो आपके पास में एक प्रोसेस है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको पता चल जाती है। और एक एग्जांपल देता हूँ, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है शिपिंग। शिपिंग की डिटेल में जब आप जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका पार्सल अब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। जब वो चीज़ वेल नोन इस्टेब्लिश है, वेल नोन है हर एक पर्सन के लिए कि मेरा पार्सल यहाँ से आना है, इस रूट से आना है, कंपनी के लिए तो है ना, अमेजॉन के लिए या किसी भी जो दूसरी शॉपिंग साइट्स हैं, तो वो रूट आपका नेटवर्क कहलाएगा कि हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाएगी। तो ये होता है नेटवर्क। जैसे बोलते हैं ना कि 1 डे डिलीवरी अश्योर्ड कर देते हैं वो, तो उनका नेटवर्क स्ट्रांग होता है। नेटवर्क का मतलब ये जो आपने सिस्टम डेवलप कर रखा है ट्रांसपोर्टेशन का कि ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर होते ही वहाँ से पैक होगा, फिर आपके नेक्स्ट डे या सेम डे डिलीवरी हो जाएगी। कई बार तो ऐसा होता है विदिन 2 और 3 डेज में, आवर्स में भी डिलीवरी हो जाती है। तो दे हैव वेल नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन आ जाता है हमारा थर्ड कैटेगरी ऑफ टर्शियरी सेक्टर। कम्युनिकेशन सेक्टर वो होता है जिसमें आप वर्ड यूज करते हुए मैसेजेस के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू या आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। आपका कोई अच्छा सा आपने स्नैप लिया, आपने उसको इंस्टाग्राम पर अपना शेयर किया, एंड इंस्टाग्राम पे शेयर होते ही आपका जो थॉट था, आपकी जो एक आइडिया था, वो आपने जब शेयर किया तो आपका एक तरीके से बिना शब्दों के भी कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो वो भी कम्युनिकेशन में आएगा। मैसेजेस बिना बोले आप टाइप कर देते हैं, आपकी बात सामने पहुंच जाती है, या फिर आप वर्ड्स यूज़ करते हैं कॉल पर या किसी भी और तरीके से। तो जब भी आप कोई भी मैसेज हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, या फिर आप अपने फैक्ट्स को या आइडियाज़ को शेयर कर रहे होते हो बाय एनी ऑफ द वेज, तो ऐसे में उसको आप कम्युनिकेशन में ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो कम्युनिकेशन या ये जो दूसरा काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ यू आर हैविंग, ये भी आप टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड करते हो। ये हाथ से, अच्छा ये ज़रूरी थोड़ी है कि अ पर्सन, जैसे आज आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो ठीक है, हमारे पास वी हैव वेरियस ऑफ द वेज जिसके थ्रू यू कैन कम्युनिकेट, बट पहले भी ऐसा होता था जब आप कम्युनिकेट करते थे, बट आपके तरीके दूसरे होते थे। इवन हम जब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि कई बार आपके लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज भी होती है कम्युनिकेट करने के लिए। साइन लैंग्वेज मतलब जो बिना बोले की जाती है, ठीक है, बिना बोले आप मैसेजेस दे रहे हैं किसी को। तो हर एक तरीके से
लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं हमारे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उस पॉइंट में ना जाकर के मौखिक और लिखित उस बारे में ना पढ़ करके हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि आज हम पैसा जो अर्न कर रहे हैं वो पैसा अर्न कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे। अब देखो, अगर मैं इसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो उन सभी एक्टिविटी को देखना है आपको जिससे कि आपका बिजनेस चलता हो, पैसा आपके पास में आता हो। तो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द वेज जिसके थ्रू आप टर्शियरी सेक्टर में अर्निंग करते हैं। उन चीज़ों को हमने इंक्लूड नहीं किया है, ना ही प्राइमरी में ना ही सेकेंडरी में, और टर्शियरी में तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कि जिसमें आप पैसा नहीं कमा रहे हैं। इमेजिन कीजिए आप पानी पिलाने का काम कर रहे हैं बट यू आर नॉट अर्निंग सिंगल पेनी, आप कोई पैसा उससे नहीं कमा रहे हैं, तो यू विल नॉट इंक्लूड इन एनी ऑफ द सेक्टर्स, ठीक है, ना ही तो प्राइमरी में, ना सेकेंडरी में, ना टर्शियरी में। अगर आपने उसके बदले में पैसा लिया है, कोई भी आपने पहले कहकर के पैसा लिया है अगर, तो फिर आप ज़रूर उसको इंक्लूड कर सकते हैं। बॉटल पैक वाटर बॉटल आपने दी है तो सेकेंडरी में आ जाएगा, या फिर आप ऐसे ही 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ 1 रुपीज़ जो वॉट एवर आप पैसा चार्ज कर रहे हैं उसके बिहाफ पे ले रहे हैं, तो फिर वो जिस भी सेक्टर में आप डायरेक्टली ले रहे हैं तो प्राइमरी में, उसको किसी दूसरे तरीके से सर्व कर रहे हैं तो फिर टर्शियरी में, ठीक है। तो ऐसा यहां पर आप कम्युनिकेट करते हो वर्ड्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू, आइडियाज़ के थ्रू। अब ये डिपेंडेंट होता है फॉर श्योर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, कैसे, मोबाइल, टेलीफोन, सैटेलाइट्स एंड ऑल, किसी भी तरीके से जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें आएगी। एक और चीज़ है जैसे टेलीकम्युनिकेशन, फ़ोन कॉल के थ्रू, फ़ोन्स के थ्रू आप बात करते हैं। जूम सेशंस आपको पता होगा ऑनलाइन क्लासेस के दौरान लास्ट ईयर जब आपने ली होगी, तो सारे के सारे जितने भी लोग होंगे उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन ही किया होगा, आपने जूम सेशंस के थ्रू ही बातचीत की होगी। एक और दूसरा तरीका होता है मास मीडिया कम्युनिकेशन। मास मीडिया कम्युनिकेशन आप न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं होता, बट यू कम्युनिकेट योर मैसेजेस अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, सो उसको आप मास कम्युनिकेशन कहेंगे। मतलब बड़े पैमाने पे जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी एक दो या किसी ग्रुप से नहीं कर रहे हैं, एक बहुत बड़े पैमाने पर आप अपने मैसेजेस को स्प्रेड कर रहे होते हैं, तो ये न्यूज़पेपर हो सकता है। अब देखो, आपसे एग्जाम में इनके एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल दें, तो ऐसे में इन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप सैटेलाइट्स, मोबाइल, सैटेलाइट से कैसे होता है, वही इंटरनेट फैसिलिटीज़ के थ्रू आप वीडियो कॉल कर रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ऑल सच, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं इसमें आप। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। और ये हमारा आ जाता है फोर्थ टाइप टर्शियरी सेक्टर का, सर्विसेज। अब सर्विसेज किसी भी तरीके से हो सकती है, जो भी हम सर्विसेज ले रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियल ले रहे हों, चाहे लोगों को थ्रू, जैसे कोई स्किल्ड पर्सन है तो उसने कोई सर्विस देनी है, आप रिपेयरिंग कर रहे हो कोई भी चीज़, तो जैसे ट्रांसपोर्ट हमने बताया अभी, वो लोग जो ट्रक चला रहे हैं वो भी एक तरीके की सर्विस ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैटेगराइजेशन मिला है इसको, कैटेगरीज कैसी है, पहला लो ऑर्डर डोमेस्टिक लेवल पे और हाई ऑर्डर। इनमें आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। लो ऑर्डर सर्विस में इंक्लूड करेंगे आप ग्रोसरी शॉप्स, लॉन्ड्रीज एंड ऑल, ठीक है, जिसमें आप 1-to-1 सोसाइटी के मेंबर से डील कर पाएंगे और जो भी सर्विसेज दे रहे हैं। देखो ग्रोसरी शॉप वो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, किसी से लेकर के आपको दे रहा है, उसके बदले में उसने पैसा चुकाया है पहले और आपसे वो MRP पे ले रहा है, बीच में बचा हुआ पैसा ही उसकी अर्निंग है। तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं बट आपको डिलीवर कर रहे हैं चीज़ें, लॉन्ड्री वॉश करके दे रहे हैं आपको चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया लो लेवल पे, छोटे पैमाने पे। एक आ जाता है डोमेस्टिक सर्विसेज में, जैसे हाउस कीपिंग हो गया, कुक्स हो गए, गार्डनर्स हो गए। ये क्या करते हैं, ये आपको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट आप दे रहे हो उनको और वो अपनी सर्विसेज आपको दे रहे हैं। ये इंडिविजुअल सर्विसेज हैं। डोमेस्टिक लेवल पे यू आर हैविंग सर्विसेज बाय द पीपल। इसके बाद में आ जाता है हाई लेवल पे, हाई ऑर्डर सर्विसेज। इसके अंदर आप हाईवेज बनाना, ब्रिज बनाना, ठीक है, फायर फाइटर डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज गिवर्स, ये सारे वो लोग आएंगे। इसमें स्पेशली गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग होगा, ठीक है। तो इन सभी को आपने हाई ऑर्डर सर्विस कहा, जो एक बड़े पैमाने पर लोगों को डील कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरीज, इसको आपको थोड़ा सा इनके एग्जांपल्स अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप। नेक्स्ट में इसने क्या कहा है, अच्छा एक और चीज इसमें बता देता हूं, यहाँ एक वर्ड मुझे दिखा है ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पर आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा, अभी भी इसके बारे में आप जानते होंगे, जहां सारी चीजें रूल्स रेगुलेशंस के बिहाफ पे चलती हैं, सारी चीजें सिस्टमैटिक होती है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट करेंगे। जहां पे कोई चीज फिक्स नहीं है, कोई रेम्यूनरेशंस फिक्स नहीं है, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, आने का टाइम फिक्स नहीं है, जाने का टाइम फिक्स नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा। सिंपल सा एग्जांपल है, आप जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल टीचर वहां पर अवेलेबल होते हैं,
वहाँ पर उनका टाइम फिक्स होता है कि अगर आपका 7:30 से स्कूल है तो वो अर्लियर होंगे, उससे कहीं ना कहीं उससे पहले, आपके पहले वो मौजूद होंगे स्कूल में, आपके बाद वो स्कूल से जाएंगे। जहाँ पर काम करने का तरीका, काम करने के लिए वर्किंग आवर्स और एक एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट विल बी देयर, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा। पंसारी की दुकान है, छोटी सी शॉप है जहाँ पे एक बच्चा काम कर रहा है या कोई बड़ा काम कर रहा है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं। ग्राहक ज़्यादा हैं तो सभी ग्राहक को डील करेगा, उसके बाद में वो जाएगा वहाँ से। तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ये सेक्टर क्या है, ऑर्गेनाइज नहीं है। ना ही तो कोई उसका प्रोविडेंट फंड होगा, ना ही कोई उसको मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। जबकि दूसरे वाले सेक्टर, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ उसको मिलती है। तो चीज़ें जहाँ ऑर्गेनाइज है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाती है, वहाँ पर काम करने वाले लोगों के बारे में सोचा जाता है, उनको देखा जाता है, टेक केयर किया जाता है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर। जहां से कुछ फैसिलिटीज नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, यहां पर जो लोग हैं, ये बात आप मान के चलिएगा, हमारे देश की जो पॉपुलेशन लगातार ग्रोथ कर रही है, इसके साथ साथ आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं उन सभी लोगों को जिनका अब जो क्राइटेरिया है काम करने का, द पीपल हु आर इंगेजिंग इन सच एक्टिविटीज। पहले ये लोग ज़्यादा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, बट पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों के पास में ज़मीनें नहीं हैं, वो रेंट पे ज़मीनें लेकर के भी, जिसको लैंडलेस फार्मर्स हम कहते हैं, वो लैंडलेस फार्मर्स रेंट पे ज़मीन, लीज पर ज़मीन नहीं ले सकते, तो फार्मिंग ना करके मैक्सिमम लोग, अब बढ़ती हुई पॉपुलेशन, मैक्सिमम लोग इसी और बढ़ रहे हैं, किसमें, टर्शरी एक्टिविटीज़ में। क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉस्टिंग कम से कम होती है। आपको सर्विस देनी है, कैब चलानी है आपको, आपने कोई रिपेयरिंग का शॉप है, आपकी कोई स्किल है, या फिर आप किसी भी तरीके से अपना फिजिकल या आपका मेंटल जो भी हेल्प आप कर पा रहे हो, उसके बिहाफ पे जो आप पैसा चार्ज कर रहे हो, वो सभी को आप टर्शरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करेंगे। ऊपर जैसे मैंने आपको टाइप्स बता दिए, तो उन किसी ना किसी टाइप में, किसी को ड्राइविंग अच्छी आती है तो ड्राइवर बन गया हो, तो ऐसे में किसी ना किसी तरीके से आप सर्विसेज देते हैं, उसके बिहाफ पे लोग अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी उसमें आ गई। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ना। सम सेलेक्टेड एग्जांपल्स। अब सम सेलेक्टेड एग्जांपल्स में क्या है, अब यहां पर देखो, टूरिज्म हमारे भारत के अंदर टर्शरी एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा अच्छे से कमाया जाने का तरीका है। टर्शरी एक्टिविटीज के थ्रू बहुत अच्छे से आप कमा सकते हैं। इसमें आप क्या कर रहे हैं, टूरिज्म, किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर टूरिस्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, लोग आते हैं, ज़्यादा इंगेज होते हैं चीज़ों के साथ, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएगी। कोई ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव थिंग्स हैं, तो एक आदमी जो उससे कमाएगा, उसके अलावा बहुत सारे लोग उसमें इंगेज हो जाएंगे। उसके आसपास रिक्शा चलाने वाले, वहाँ तक पहुँचाने वाले, वहाँ पे खाना सर्व करने वाले, वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको उससे रोजगार मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉब्स भी इंगेज होती है, बढ़ती है। अकोमोडेशन की फैसिलिटीज हो गई, मील हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट्स, सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है जब आप टूरिज्म को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हो। तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर्विस सेक्टर में, जिसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं एंड अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं अपनी लाइवलीहुड को गेन कर रहे होते हैं। टूरिस्ट रीजंस कौन से होते हैं, कहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे से इंगेज होंगे, कौन सी जगह पर आपको रोजगार मिलेगा। तो देखो, टूरिज्म आपको देखने को मिल सकता है उन सभी जगहों पर। समर में आप जाओगे तो ऐसी जगह जाओगे जहाँ विंटर अच्छी, मतलब ठंड हो रही होती है। ठीक है, अब जैसे हमारे मतलब हिंदुस्तान की बात करें अगर, तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे आप हर एक दिन हर टाइप का मौसम जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। जैसे आप राजस्थान में बैठे हुए हैं, गर्मी आपको लग रही है, अगर देखो ऐसा तो कोई स्टिक है नहीं हमारे पास, जादू की तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, लेकिन हाँ, राजस्थान में बैठ के भारत के अंदर आप उस प्लेस पे भी जा सकते हैं जहाँ आपको बर्फबारी दिख सकती है सेम डे। अगर मैं कह रहा हूँ जैसे आज जो भी तारीख है, उस तारीख पे आपको पहुँचना है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, अचानक से आपने चुटकी बजाई और आप उस जगह पर भी जा सकते हो जहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी। मतलब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ पे ज्योग्राफिकल कितना ज़्यादा डिवीज़न है, ज्योग्राफिकली कितना डाइवर्स हैं हम, कि सेम एक देश में इतने सारे सीजन्स, इतने सारे आपको क्लाइमेट्स देखने को मिल जाएंगे, इतना डिफरेंट वेदर आपको देखने को मिल जाएगा सेम डेट पे। सेम डेट पे बहुत तेज गर्मी भी दिख रही है तो आपको बर्फबारी भी देखने को मिल जाएगी भारत की ही टेरिटरी में। तो वो चीज़ें हैं कि आप विंटर में माउंटेन्स के अंदर समर में जाना पसंद करते हैं, विंटर स्पोर्ट्स आप इंजॉय करते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आप जाते हैं,
टूरिस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के साथ में भी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे जिनको इंटर्नशिप करनी होती है, तो वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जाके लोकेट होते हैं, उनके काम करने को ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे वो काम कर रहे होते हैं, काम सीखते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ भी इसमें आप इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन जगहों तक पहुंचने के लिए। दूसरा, टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करें तो क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गर्मियों में लोग मैक्सिमम उस जगह पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पे ठंड होगी, और लैंडस्केप जहाँ पे ज़्यादा आपको अच्छी सिनेरीज देखने को मिलती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव सिनेरियो देखने को मिलता है, तो वो सारे अट्रैक्शन के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये यहाँ पर डिविजन्स कैसे किया है इसने, उसको देख लो। क्या क्या फीचर्स हैं जिसके बिहाफ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं। पहला है क्लाइमेट, दूसरा है लैंडस्केप्स, हिस्ट्री और कल्चर। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसके बिहाफ पे, अब जैसे आप केरला घूमने जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे नेचर है, नेचर के बिहाफ, नेचर को अगर आप एंजॉय करना चाह रहे हैं तो केरला वुड बी द बेस्ट प्लेस। सो कल्चर हो गया, आप कल्चर देखना चाह रहे हैं, राजस्थान आप आएँ, राजस्थान का कल्चर आप देखें, आप सेवन सिस्टर्स की तरफ चले जाएं, वहाँ का कल्चर आप देखें, ठीक है। लखनऊ आप चले जाएं, वहाँ का कल्चर, तहजीब देखें, तो आपको इसमें चीज़ें बहुत सारी जानने को मिलेगी। एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही अच्छा इसके अंदर एक नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म क्या है कि आप सभी जानते होंगे कि भारत अगर देखा जाए तो बहुत ही सस्ते दामों पर हमारे यहाँ पे इतना आसानी से और सबसे बेस्ट इलाज होता है किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी का। अगर आप उसको विदेशों में कराते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा लास्ट ईयर्स में देखा गया कि यूएसए में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो सर्विसेज मतलब मेडिकल क्योर के लिए भारत आता है, और भारत में उसका इलाज क्योंकि काफ़ी चीपर हो जाता है तो काफ़ी आसान होता है उसके लिए। तो इसी को कहा गया है कि अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पर्सन माइग्रेट कर रहा है कहीं पर, या फिर किसी थोड़े टाइम के लिए वो यहाँ आया है रहने के लिए, तो ऐसे में उसको कहा जाएगा मेडिकल टूरिज्म। तो मेडिकल टूरिज्म के थ्रू भी बहुत सारे लोग, अब देखो यहाँ आएगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा, इलाज भी लेगा, तो उन सभी के थ्रू हमारा अर्निंग भी हो रहा है, तो दैट वुड बी कंसिडर एज मेडिकल टूरिज्म। ये एक नया टर्म है यहाँ पे, आप थोड़ा सा याद रखना। ये ओवरसीज पेशेंट होते हैं जो भारत के अंदर आते हैं अपनी बीमारियों का इलाज कराने। फिर यहाँ पे दूसरा हमारा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर और चौथा टाइप जो आपके लिए शायद नया हो सकता है, वैसे तो आप सभी पढ़ के आए हो, इसको सारे पढ़ के आए हो वैसे तो, बट फिर भी एक बार देख लो, क्वाटरनरी एक्टिविटीज। अब ये कैसे अलग है टूरिज्म से, देखना इस लाइन से तुम समझ जाओगे। इन एक्टिविटीज को आपकी नॉलेज ओरिएंटेशन माना गया है, नॉलेज से रिलेटेड माना गया है। इसमें आप कलेक्शन, प्रोडक्शन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर्ड करते हैं, फिर उसके बिहाफ पे आप अर्न करते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि आपके नॉलेज के बिहाफ पे या नॉलेज से रिलेटेड है, जबकि वो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। सर्विस सेक्टर में आपका प्रोडक्शन हो सकता है, बट ये प्योरली रिलेटेड है आपकी नॉलेज से। जैसे इसको आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो यहां पर मैंने लिखा है कि यहां पे आपकी नॉलेज और आपकी स्किल के बिहाफ पे लोग आप मतलब अर्न करते हैं, ठीक है, उस टेरिटरीज में इसको इन्वॉल्व करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, या फिर आपकी म्यूचुअल फंड्स मैनेजमेंट हो गया, डॉक्टर्स हो गया, टीचर्स हो गए, आपके लॉयर्स हो गए, ऑल सच पीपल आर हैविंग देयर नॉलेज एंड ऑन द बिहाफ ऑफ देयर नॉलेज दे आर अर्निंग। तो ऐसे में ये आपका फोर्थ एक्टिविटी हो गया। क्वाटरनरी का मतलब ही होता है फोर्थ टाइप की, चौथे टाइप की एक्टिविटी। इसके अंदर आप नॉलेज या उनकी स्किल के बिहाफ पे जो वो अर्निंग कर रहे हैं उसको इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आपने क्या क्या किया, आपने इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसको हम टर्शियरी सेक्टर में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन सभी के साथ साथ प्राइमरी में सही तकनीक से जब आप खेती करते हैं तो कितना ज़्यादा मुनाफा होता है कि आपने HYV सीड्स यूज़ करके, HYV सीड्स हैं क्या, वो नॉलेज लेकर के आपने खेती करी, तो एक पढ़ा लिखा किसान और एक अनपढ़ किसान में अंतर होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ऐसे इन सब चीज़ों को आपने एक इंजीनियर रखा अपनी मशीन्स को टेक केयर करने के लिए, तो वो एक्टिविटी फोर्थ टाइप की हो गई। इन एक्टिविटीज़ में आप हाईली स्पेशलाइज्ड लोगों को रखते हैं, इसमें हाई लेवल के डिसीजंस लेने होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसमें आते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी इसमें आते हैं, सभी को इसमें एड ऑन किया जाता है। आउटसोर्सिंग, आजकल आउटसोर्सिंग का काफ़ी, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। आउटसोर्सिंग क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप सारी चीज़ें खुद से नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, उसको आउटसोर्स कर देते हो, बोले कि भाई ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम कोई और करेगा। जैसे आज के टाइम में
इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बीपीओ। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, पहले आउटसोर्सिंग समझ लो। यहां पर इसका मतलब दे रखा है कि इसका मतलब होता है कि आप कंसंट्रेट करते हैं अपना काम दूसरी एजेंसीज को दे देते हैं अपनी वर्क परफॉर्मेंसेस को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ अपनी कॉस्टिंग को कम करने के लिए। एक जैसा ऑर्गेनाइजेशन बन गई, उसने कहा कि हम कस्टमर केयर सर्विसेज, टेली कॉलर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप तो सॉफ्टवेयर बता दो काम कैसे होता है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर बना के हमें दे दो, हमारे कॉलर्स जो होंगे वो अटेंड करेंगे आपके कस्टमर्स के कॉल, अगर कोई ग्रीवेंसेस होंगे तो वी विल सॉर्ट इट आउट। तो ये सारी चीजें भी इसमें ऐड ऑन की जाती हैं और आजकल ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। आउटसोर्सिंग मतलब आप बाहर से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इतना आपको इसमें समझना है। कैसे? देखो, इसने कहा कि आप बीपीओस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अब इसमें आप क्या करेंगे, आप सपोर्ट सर्विस देंगे। किसी को वॉशिंग मशीन चलाना नहीं आ रहा, उसमें कोई बटन उसको समझ में नहीं आ रहा, या उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे उसको उसमें काम करना है, या कोई फंक्शन उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कॉल करके पता करेगा उसके हेल्पलाइन नंबर पे। तो ये हेल्पलाइन नंबर कंपनी खुद हायर नहीं कर रही उन लोगों को कि आपको हम 50 लोग हायर कर रहे हैं जो अब यही काम करेंगे, नहीं, वो अपना ये जो प्रोजेक्ट होता है दे देती है कि भाई हमारी ये फीचर्स हैं, हमारे ये गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इसके बारे में अगर आपके पास कॉल आता है तो यू विल डील विथ। तो ऐसे में ये बीपीओस क्या होते हैं, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और एक होता है केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें क्या किया आपने, इसमें आपने देखो, जैसे आपने कॉल सेंटर्स दे दिए, बेसिकली कॉल सेंटर्स आते हैं जिसमें आप अपने सर्विसेज के बारे में ऑन द कॉल आप उसको सॉर्ट आउट करते हैं, अगर कोई ग्रीवेंसेस है उसको दूर करते हैं। केपीओ के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, तो देखो इसमें कहा है कि इसमें इन्वॉल्व किया जाता है उन स्किल्ड वर्कर्स को जो कि कंपनी के बिहाफ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। मैंने कहा कि हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को लोगों तक बताना है और हम कॉल्स के थ्रू लोगों तक अप्रोच करना चाह रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड बेचने वाले होते हैं ना, वो सारे लोग, तो वो आपकी स्कीम पूरी समझाएंगे किसको, आपके बिहाफ पे। आपने अपॉइंट नहीं किया, बट आपने ये प्रोजेक्ट दे दिया कि मेरे क्रेडिट कार्ड हैं, ये स्कीम्स हैं, आप कस्टमर हमारे लिए लेकर आओ। आप उसको एक फिक्स अपना जो भी उनको प्रॉफिट होता है वो देते हैं और वो आपके लिए ग्राहक बना करके देते हैं, कस्टमर बना के देते हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करना है, मकान बेचने, फ्लैट्स बेचने, तो उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, प्रोसेस आउटसोर्सिंग सॉरी, और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये दोनों की फुल फॉर्म आप याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से इनमें से एक आ सकती है, ठीक है। ये आगे समझ में, आगे देखो, डिजिटल डिवाइड, ये लास्ट टॉपिक है हमारा और बहुत ही सिंपल है। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट करते हैं ऐसा इमर्जिंग, जिसमें इमर्जिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि अनइवनली स्प्रेड होता है अक्रॉस द ग्लोब, फ्रॉम सम रीजन हैव द प्रिपेयर्ड। देखो इसको, ये अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में कम आएगा, इसको ऐसे समझ लो आप कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो डेवलप हो चुकी होती हैं और कहीं पर टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाती है या नहीं पहुंची भी होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप जहां पर जिस कैटेगरी के हिसाब से डिजिटलाइजेशन करते हैं उसको आपने डिजिटल डिवाइड कहा है, कि जहां पे इंफॉर्मेशन को और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को आप स्प्रेड करते हैं ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस हिसाब से आपने डिवाइड किया, जिस जिस रीजन्स में, उस डिवीजन को आपने जिस जिस पर्पस के हिसाब से, तो आपने उसको डिजिटल डिवाइड कहा। आपने कहा कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर इस टाइप का, जैसे आप अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसका जो नेटवर्क है 4G अभी चल रहा है, 5G सब तक नहीं आया है। दूसरी कंट्रीज़ में देखेंगे तो वहाँ 5G 6G पर बात चल रही होती है। तो ये डिजिटल डिवाइड है। हमारे जनरेशन गैप्स हम कह सकते हैं। हमारे यहाँ आप 12 जनरेशन का इंटेल का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, कहीं पर अभी वो फर्स्ट जनरेशन वाला ही होगा, कहीं पर कंप्यूटर भी नहीं होगा, तो उसको डिजिटल डिवाइड कहा जाएगा। बेसिकली रूरल एरियाज़ काफ़ी बिहाइंड है कंपेरेटिवली अर्बन एरियाज के, तो इसको हमने डिजिटल डिवाइड में काउंट किया है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखो, ये चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत ही छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस बन रहे थे। जो भी बच्चे ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं और ज्योग्राफी जिनका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो आपने पढ़ा है अभी हमारे चैनल से, उससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप यूट्यूब, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके अंदर टेलीग्राम चैनल लिंक, उसके थ्रू आप हमसे अप्रोच कर सकते हो। पर्सनली आप मुझसे एक बार ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। कोशिश करूंगा मैं आपको MCQs दे दूं डायरेक्ट इन चैप्टर्स के, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल जाए उसके, ठीक है। तो मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ में। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, मैं चाह रहा था छोटा सा इसको जल्दी से कंप्लीट कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।